Hello everyone, welcome back once again with a new video of ज्ञान बाई सौमेन झा। मैं आपका दोस्त एंड मेंटोर सौमेन झा स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। जी हाँ बच्चों, एंड वो सभी व्यूअर्स जो वीडियो को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस। दो बातें हैं आज। पहली बात, एक खुशखबरी है, बहुत जल्दी आई होपफुली 10 से 12 दिनों के अंदर प्ले स्टोर पे अपनी ऐप आ जाएगी। जी हाँ, सही सुना आपने, प्ले स्टोर पे अपनी ऐप आ जाएगी ज्ञान के नाम से। सो उसमें जम के पढ़ेंगे एंड ऐप के थ्रू आपकी रेगुलर क्लास चलेगी उसमें। तो ऐसे बच्चे जो इनरोल्ड हो जाएंगे फाइनल ईयर के लिए, यानी कि फाइनल सेशन जो हमारा आने वाला है टर्म 2 फाइनल एग्जाम, उसके लिए उसके अंदर प्रॉपर कोर्स होगी जो एक सिस्टम में एक टाइम टेबल पे चलेगी, जैसे कोचिंग में होता है, इंस्टीट्यूशंस में होता है। एक परफेक्ट टाइम होगा, उस टाइम पे पर डे लाइव क्लास चलेगी। आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, आपके टेस्ट होंगे। एक सारा सेटअप ही है जो हमारा आ जाएगा प्ले स्टोर पे 10 से 12 दिनों के अंदर। तो उसकी कोर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको हर दिन वीडियोस के थ्रू पहुंचते रहेंगे आपके पास। तो जुड़े रहिए और इस बदलाव और प्रोग्रेस की तरफ हमारा साथ देते रहिए ताकि हम प्रोग्रेस दिन पर दिन करते रहें। दूसरी बात, हमने पार्ट 1 ऑलरेडी इस चैप्टर का वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, जो कि क्लास 8 की चैप्टर नंबर 6 है, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप चाह के पार्ट 1 नहीं देखे हो तो पार्ट 1 देख सकते हो। पार्ट 2 आज हम लोग यहां कवर अप कर लेंगे इस सेशन में, जहां पे हम लोग बात क्या करेंगे कि किस तरीके से वुड्स स्टील की ओवरऑल पॉपुलैरिटी हुई और वुड्स स्टील फेम हुआ, यानी कि उसने फेम गेन किया इंडिया एज वेल एज पूरे ग्लोबल नेटवर्क पे। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2 इस चैप्टर का फटाफट से, एंड जुड़े रहो और देखते रहो ओवरऑल। देखो, चैप्टर नंबर 6 क्लास 8 पार्ट 2 वुड्स स्टील। यू कैन सी हियर द स्वॉर्ड ऑफ द टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील। जब आप इस चैप्टर पे आते हो, इस टॉपिक पे आते हो गाइस, यहां पे आपको एक शॉर्ट दिखता है। दिस शॉर्ट जनरली बिलोंग्स टू टीपू सुल्तान, एंड यहां पे फिगर नंबर 11 को जब आप रीड आउट करोगे तो ये क्लियरली आपको मेंशन मिल जाएगा फिगर नंबर 11 में कि टीपू शॉर्ट मेड इन द लेट 18th century, written with golden on the steel handle of Tipu's sword, were questions from the Quran with messages about victories in war. Notice the tiger head towards the bottom of the hand. So this sword exactly is made by the woods only. तो ये शॉर्ट अपने आप में अपनी जीत की एक बयां, एक दास्ता को बयां करता है, और ये शॉर्ट एग्जैक्टली इस बात को सिंबलाइज करता है कि हाउ बेस्ट क्वालिटी इज द वुड्स एज एन स्टील। समझ रहे हो बात को आप कि क्यों एज एनसीईआरटी ने इस शॉर्ट को पिक किया है एज टू टेल अबाउट द स्टोरी अबाउट द वुड्स। नाउ गाइस, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा डिटेल्ड में वुड्स के बारे में, तो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉपर वे में दिख सके। लेट मी इनलार्ज इट फर्स्ट। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो देखो, वी बिगिन इन द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टील एंड आयरन मेटलर्जी by recounting the famous story of Tipu Sultan, who ruled Mysore till 1799, fought 4 wars with the British and died fighting with his sword in his hand. Tipu's legendary swords are now part of the valuable collections in museum in England. But do you know why the sword was so special? Basic answer is the sword had an incredibly hard and sharp edge that could easily rip थ्रू द अपोनेंट्स आर्मर। देखो यहां पे ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो,
इंपॉर्टेंट क्या है जो समझने की बात है हमें, वो यही है कि द स्वॉर्ड हैड एन इनक्रेडिबल हार्ड एंड शार्प एज. दिस वर्ड एग्जैक्टली यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ वुड्स. ठीक है, चैप्टर में आगे आपको मिलेगा कि द ब्रिटिश डू नॉट बिलीव इन द क्वालिटी ऑफ वुड्स, बट दिस एग्जाम्पल गिवन बाय द एनसीईआरटी टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू मेक यू बिलीव कि जिस तलवार की एक धार से सामने वाले के ढाल बर्छे अच्छे अच्छे तलवार के दो टुकड़े हो जाते थे, वो तलवार एग्जैक्टली बना हुआ था किसका था कि दिस क्वालिटी ऑफ स्वॉर्ड केम फ्रॉम द स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स. एंड दिस वुड्स एग्जैक्टली ये वुड्स का बना हुआ था, कार्बन की बहुत ज्यादा एक क्या बोल सकते हो आप कि हाई कार्बन स्टील है, ये कार्बन कॉन्सेंट्रेटेड स्टील होता है वुड्स. ठीक है. Into swords produce a very sharp edge with a flowering water pattern. वाटर पैटर्न देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसको अच्छे से. इसका क्या मतलब है वाटर पैटर्न का, विथ अ फ्लोइंग वाटर पैटर्न. इतनी चमकीला, इसका मतलब ये है ना कि इसे मान लो कि मैं अगर ये एक रिमोट है, इसका ये जो आप देख रहे हो पार्ट कितना चिकना है. चिकने कहने का मतलब है कि इतना शाइनी होगा. यहां पे वाटर पार्ट कहने का मतलब इतना शाइनी है, इतना ज्यादा है ना कि लग रहा है जैसे कि पानी अगर डालो तो पानी फिसल के गिर जाए, या फिर पानी मतलब एक तरीके से वाटर की तरह आप कह सकते हो शाइन कर रहा होगा. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू एक्सप्लेन यू. देयर शाइन द लस्टर ऑफ दिस वुड्स, दिस स्टील विच वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. दिस पैटर्न केम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल्स एम्बेडेड इन द आयरन. ठीक है. अब मैं थोड़ा सा चलूंगा इस चैप्टर को डीप में लेकर के. पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे वुड्स स्टील के बारे में थोड़ा डिटेल में. पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि ये जो वुड्स स्टील है ये एग्जैक्टली है क्या एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट. ठीक है. देखो वुड्स स्टील दिस इज अ टाइप ऑफ यू कैन से इट्स अ टाइप ऑफ आयरन है ना ऑब्टेन्ड सॉरी स्टील टाइप ऑफ स्टील दैट जनरली, ठीक है ना, दैट जनरली गाइज फाइंड इन द साउदर्न रीजन्स. जी हां, साउदर्न, जो साउदर्न रीजन्स है वहां ज्यादातर ये मिलता है, वहां ज्यादातर इसकी यू कैन से माइंस है, अवेलेबिलिटी है. अगर मैं रीजन वाइज बात करूं तो कोडुमनाल, ठीक है, आज के प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से अगर उस समय के साउथ इंडिया को डिराइव किया जाए सो कोडुमनाल, ठीक है, एज वेल एज द पार्ट ऑफ तमिलनाडु. ठीक है. तमिलनाडु के रीजन्स में जो स्मॉल स्मेल्टर्स होते थे, एक टर्म आपको चैप्टर में मिलेगा स्मेल्टर. स्मेल्टर कौन होता है? वो लोग जो लोग क्या करते हैं, लोहे को निकालते यानी कि आयरन को निकालते हैं, निकाल के उसको पिघलाते हैं, यानी कि इन सिंपल सेंस लोहार बोल सकते हो आप उनको, है ना. ये लोग बेसिकली इसको माइन से निकालने का काम करते थे और निकाल करके फिर इनको है ना अलग अलग स्ट्रक्चर्स में, माउल्ड्स में गर्म करके पिघलाते, पिघला के माउल्ड्स के अंदर डालते और डाल करके एक नया डिजाइन, मतलब जिस भी डिजाइन का बनाना होता उसमें उसको कन्वर्ट करते. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसीजर. ठीक है. इसके अलावा अगर बात करें तो ये वुड्स की चर्चा, मतलब बात को समझो, वुड्स जो है ना इसकी चर्चा बाबू हर जगह है. अगर आप कोई भी आप चाइनीज ले लो, आप अगर किसी चाइनीज, ठीक है, किसी भी चाइनीज की बात करोगे, या फिर अगर आप मान के चलो कि आप नॉर्थ इंडियन, तमिल, ग्रीक, ठीक है, आप तमिल हो गया, ग्रीक हो गया, चाइनीज ट्रैवलर्स हो गए, नॉर्थ इंडियन एज वेल एज साउथ इंडियन, किसी भी आप टेक्स्ट की बात कर लो, यानी कि ओल्डर इपिक्स की, सब जगह वुड्स की चर्चा आपको मिलेगी. दिस
आयरन सॉरी स्टील बोथ बिलोंग्स टू सच अ गुड क्वालिटी. ठीक है. It was also found nowadays in the part of Telangana and Golconda. So that is also important कि these are the regions where exactly it is observed or found. ठीक है, बात समझ में आ गई. अब डायरेक्ट चलते हैं चैप्टर में जहां पे हम आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे. नाउ या देखिए, Francis Buchanan, who toured through Mysore in 1800, a year after Tipu Sultan's death, has left us an account of the technique by which wood steel was produced in many hundreds of smelting furnace in Mysore. देखो एग्जैक्टली ये प्रोसेस क्या है, इसको थोड़ा सा मोटा मोटा आप समझ लो. एक ग्लास फर्नेस होता है गाइस. ठीक है, आप कह सकते हो कि एक फर्नेस होता है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, और यहां से आप कह सकते हो कि एक पाइप निकला होगा. दिस इज अ काइंड ऑफ इट वर्क एज अ पुली. ये एज अ पुली वर्क करेगा. दिस विल बी अ बैग. ये बैग किस चीज का होगा, तो एयर बैग होगा. एंड फ्रॉम हियर द एयर विल पास ऑन. एयर विल गो थ्रू दिस. ठीक है, एयर विल पास थ्रू दिस पाइप. इस जगह पे क्या होगा, एक आग जलाई जाएगी बाय द हेल्प ऑफ चारकोल. ठीक है, ध्यान दो, चारकोल के हेल्प से यहां पे आग जलाई जाएगी. ये रहा आग. ठीक है, समझते चलो. यहां पे आग लगाई जाएगी और इसी आग में क्या होगा ना बच्चों कि वो डाल दिया जाएगा. यानी कि जो पीस है पीस ऑफ दैट यू कैन से आयरन और स्टील दैट विल बी पुट. अब इस पुली को पुल किया जाएगा. इस पुली को एक रोप के या फिर एक रस्सी के सहारे, रोप के सहारे, व्हाटएवर यू कैन से, दे विल कंटिन्यूअसली पुल इट. ये जो एयर बैग है, दिस एयर बैग विल, है ना, टेक व्हाट एयर and it throw the air in this way. So in this way, ये जो जहां पे आग जल रही है, चारकोल डाला हुआ है, कोयला डाला हुआ है, लकड़ी डाला हुआ है सूखी हुई, वो क्या करेगा, हीट अप करता रहेगा, यहां पे गर्मी को बढ़ाए रखेगा और वो जो लोहा डाला गया वो लोहा गर्म होता चला जाएगा. वो रेड हॉट होगा. रेड हॉट इन द सेंस कहने का कि जब तक वो अपने किस पॉइंट पे पहुंचेगा, इग्निशन टेम्परेचर को गेन करेगा एंड विद दिस it will get red hot. Now after getting red hot, it is now come on that stage कि अब उसे या तो by the help of hammer means हथौड़ा, या तो हथौड़े के हेल्प से पीट के you can convert it or you can resize और reshape it. ठीक है, आप उस लोहे को या उस स्टील के टुकड़े को रीसाइज कर सकते हो या उसको रीशेप कर सकते हो. ठीक है, अदरवाइज यू कैन कंप्लीटली मेल्ट इट आउट. आप उसे पूरी तरीके से पिघला सकते हैं और पिघला के इन अ फॉर्म ऑफ स्लरी. याद रखना, मेल्टेड, इसको दिमाग में डाल लो सभी लोग कि जो मेल्टेड होगा ना बाबू, मेल्टेड जो आयरन होगा दैट इज कॉल्ड स्लरी. ठीक है, तो स्लरी के फॉर्म में, है ना, स्लरी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन वी टेक माउल्ड्स. व्हाट इज माउल्ड, तो याद रखना दैट माउल्ड्स मींस इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और अ शेप. ठीक है, किसी भी एक शेप या ढांचा का बना हुआ एक डिजाइन होगा. वी विल पोर दैट स्लरी, यानी कि उस जो लिक्विड है, लिक्विड आयरन, हम उसको पोर करेंगे, डाल देंगे उस स्ट्रक्चर के अंदर एंड देन वी विल लाइक कंडेंस इट. हम फिर उसे जमाएंगे. जमाने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत रैपिड होता है because in this case they will directly put it into a water. So this condensation will happen and with this the process of solidification again took place. फिर से वो solid हो जाता है और इस तरीके से हम लोग overall you can say convert the size and shape to make a new item from that existing iron or steel, whatever you can say, biscuit or the part like the rods, whatever. होप आप समझ गए होंगे
कि हाउ एग्जैक्टली अ फर्नेस वर्क. इफ स्टिल एनीवन इज हैविंग अ डाउट, प्लीज डू कमेंट. आई विल मेक श्योर कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में. ठीक है, चलो. तो दिस इज स्मेल्टिंग एग्जैक्टली. अगर आपसे कोई पूछ दे गलती से भी कि भैया स्मेल्टिंग क्या होती है, तो दिमाग में रखना कि स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस टू लिक्विडाइज या टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ iron or steel products by heating up, by heating it means on a specific temperature. ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले पार्ट में पहुंचते हैं. देखते हैं अगले पेज में क्या है. ओके, ठीक है, हम लोग आ चुके हैं यहां पे. चलो, Indian Wurtz steel fascinated European scientists. Michael Faraday, the legendary scientist and discoverer of electricity and electromagnetism, spent 4 years studying the properties of Indian Wurtz. However, the Wurtz steel making process, which was so widely known in South India, was completely lost by the mid 19th century. देखो ओवरऑल इसका मतलब समझो. यहां से 2 क्वेश्चन बनता है बच्चों. पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि डू द क्वालिटी ऑफ वुड्स स्टील सपोज टू बी बेस्ट या इज बेस्ट. गिव योर स्टेटमेंट इन सपोर्ट. आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या वुड्स स्टील की क्वालिटी अच्छी है, आप अपना आंसर इसके सपोर्ट में दीजिए. तो आप वहां पे एज अ एग्जाम्पल यूज कर सकते हो इस लाइन को कि यस द क्वालिटी ऑफ वुड्स स्टील इज गुड बिकॉज it is written up, yeah, because it is given that Michael Faraday, the legendary scientist and discoverer, or the European scientist, they have keen interest on Indian woods. They are very much fascinated about Indian woods and they spend their researches or time on it. So इस तरीके से आप ये लिख सकते हो कि भाई यूरोप के वैज्ञानिकों ने अगर समय दिया है इंडियन वुड्स पे तो कहीं ना कहीं क्वालिटी तो उनमें जरूर होगी. तो ये पैराग्राफ आपको इस पहला ये बात समझाता है. दूसरा बच्चों ध्यान दो, ये पैराग्राफ आपको एक और बात बता रहा है. जरा मैं इसको क्लियर कर दूं फिर से ताकि आप फिर से एक बार देख सको. ये पैराग्राफ दूसरी बात क्या बता रहा है कि द वुड्स स्टील मेकिंग प्रोसेस विच वाज सो वाइडली नोन इन साउथ इंडिया was completely lost by the mid 19th century. क्या मतलब है इसका कि जिस वुड्स स्टील को, यानी कि वुड्स स्टील मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये जो है ना, इसको क्या है, इसको सभी लोग जानते थे, बट फिर भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन हुई, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कमी आया. लोगों ने वुड्स स्टील को इस्तेमाल करना कम कर दिया, या फिर यूं कहो कि स्मेल्टर्स के नंबर कमने लगे. क्वेश्चन यही बनेगा कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई द नंबर ऑफ स्मेल्टर्स स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, व्हाई इट रिड्यूस्ड. ठीक है, चलो इसका आंसर नीचे मिल रहा है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो. इट इज क्लियरली गिवन हियर. लेट मी क्लोज इट. या wait a minute. Yeah, please देखिए, abundance furnace in villages. Production of wood steel required a highly specialized technique or refining iron. But iron smelting in India was extremely common till the end of the 19th century. In Bihar and central India, the particular every district had smelters that used local deposits of ore to produce iron, which was widely used for the manufacture of implements and tools of daily use. क्या मतलब है इस बात का कि हम लोग लोकल लेवल पे जितने भी आयरन एंड वो जो हमारे कह सकते हो कि टॉपिक्स अवेलेबल थे,
उसका इस्तेमाल प्रॉपर वे में कर लेते थे, है ना, इस्तेमाल कर लेते थे अपनी नीड को पूरा करने के लिए। बट धीरे धीरे क्या होगा, अगर आप आगे आपको मिल जाएगा कि विद द फॉरेस्ट रेगुलेटिंग एक्ट, व्हेन फॉरेस्ट रेगुलेटिंग एक्ट केम इन इंडिया by 1861, then that was implemented by 1864-65. So with this, collecting charcoal as well as iron deposits from the highly reserved areas of forest started becoming difficult. जी हाँ, जंगलों से लकड़ियां, चारकोल, साथ ही साथ जो कलेक्शन ऑफ यू कैन से आयरन है, this type of you can say steel है, that started becoming difficult. ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन बना स्मेल्टर्स के नंबर के कम होने का. इट इज क्लियरली गिवन हियर, यू कैन इजीली सी दिस आल्सो, है ना. आगे बढ़ते हैं, ये आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, देखो यहां पे चलो देखो क्या क्या लिखा हुआ है कि बाय द लेट 19th century, however, the craft of iron smelting was in decline. In most villages, furnace fell into disuse and amount of iron produced came down. Reason देखो यहाँ पे लिखा है, one reason was the new forest law that you have read about, chapter 4, when the colonial government prevented people from entering in the reserved forest. ठीक है, तो मैंने जैसा बताया कि जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट होता था ना, यू कैन इजीली इमेजिन इट कि इसको समझ लो अच्छे से. एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको ग्रीन बोर्ड पे. देखो व्हाट ब्रिटिश डिड बाय द एक्ट ऑफ फॉरेस्ट रेगुलेटिंग एक्ट. क्या था ये? इस फॉरेस्ट रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पूरे इंडियन फॉरेस्ट को ब्रिटिशर्स ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया बच्चों. कैटेगरी नंबर 1 का नाम था रिजर्व्ड. ठीक है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट. ये वो फॉरेस्ट एरिया था बच्चों जिसमें किसी के भी जाना बैन था, यानी कि नॉट अ सिंगल ट्राइबल, नॉट अ सिंगल इंडियन, एंड दोज स्पेशली वन हु आर हैविंग नो परमिशन, दे कैन नॉट इंटर. इट इज अ हाईली प्रिजर्व्ड एरिया, इट वॉज क्लोज्ड एरिया, है ना. आपको आगे 9th में मिल जाएगा पढ़ने को कि जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे स्टार्टेड फेंसिंग इट ऑल्सो. इसको जालों से घेरने भी लगी इस एरिया को. ये सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया होता था, यानी कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ट्री हैं, वो इसी एरिया में होते थे, रिजर्व्ड एरिया में. द सेकेंड एरिया वॉज द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. ध्यान देना, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. बट दिस फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट के अंदर एवरीवन इज अलाउड, यहां सबको जाना अलाउड था. बट द प्रॉब्लम इज दैट इन दिस फॉरेस्ट द नंबर ऑफ ट्रीज एंड लाइक फर्टाइल लैंड इज हैविंग मींस इन वेरी मच लैक, है ना. देयर इज लेस फर्टाइल लैंड अवेलेबल हियर, एज वेल एज देयर आर वेरी लेस अमाउंट और नंबर ऑफ ट्रीज ऑल्सो अवेलेबल हियर. So this is what you can say a reason that this overall business of smelting started declining. The third category was the village forest, which is a kind of settlement. ठीक है, यानी कि जो ट्राइबल्स थे, ब्रिटिशर्स ने उनको ऑफर किया that become our worker, as a plantation worker, हमारे फार्म में काम करो, और उनको जो रहने के लिए जगह अवेलेबल करवाया जंगल के बाहर, that will call village forest. So it's a purely a settlement, a reason for the tribals settlement. Hope you understand about the Forest Act and how the Forest Act created a problem for the, you can say, smelters. तो पहला रीजन आप समझ गए होंगे आई बिलीव. बात करते हैं बच्चों दूसरे रीजन की. ठीक है, देखो कहा गया. In some areas, the government did grant access to the forest, but the iron smelters had to pay a very high tax to the forest department for every furnace they use. समझो, टैक्स,
यानी कि जिन जगहों पे ब्रिटिशर्स ने परमिशन दिया, किनको, ट्राइबल्स को या स्मेल्टर्स को, कि यस यू कैन गो इन दिस फॉरेस्ट रीजन टू कलेक्ट द चारकोल, टू कलेक्ट दैट आयरन बार्स, वट एवर यू से, उन एरियाज में बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस वो इंपोज करते थे। अब देखो सिंपल भाषा में, कान ऐसे नहीं पकड़ के घुमा के पकड़ना था उनका मेन मोटो। हाई टैक्सेस लेने की वजह से दिस वर्क, दिस बिजनेस फॉर स्मेल्टर स्टार्टेड बिकमिंग प्रॉफिटलेस, thus they started leaving this work and henceforth you can say in future this will started declining। तो एक और रीजन आपको यहां पे मिल गया इस बिजनेस के बंद होने का या डिक्लाइन होने का। आगे देखते हैं, कुछ और बातें भी यहां पे मेंशन्ड है। चलो, इन सम एरियाज, ओके, moreover by the late 19th century iron and steel was being imported from Britain। बहुत ध्यान से समझोगे, being imported from Britain। जी हाँ बच्चों, British also start importing the iron and steel from England, from London। This become the third and the most like you can say major reason behind this decline of smelting, because अब ब्रिटिश फैक्ट्रियों में बने हुए चीप क्वालिटी के आयरन्स इंडिया में आ रहे थे, एज वेल एज जो सबसे बड़े परचेजर होते, है ना, एज इन, बिकॉज दैट वाज अ टाइम व्हेन रेलवे वाज एक्सपैंडिंग। तो देखो गवर्नमेंट कोई भी जब काम करती है या गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट लेके आती है ना, तो वो मास लेवल पे करती है। आज भी समझो, सरकार जब आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है तो वो बड़े लेवल पे, मास लेवल पे देती है, आपको एक बड़ा काम मिलता है, ठीक है। तो बड़ा काम कभी इंडियन स्मेल्टर्स को मिला ही नहीं, because Britishers are just importing the iron from London, from England। So that is the only reason that now in market British iron started and steel started flooding। उनकी सामान की बाढ़ आ गई। This was also a kind of like you can say reason behind the decline। तो तीन रीजन आपके सामने आ गए। रीजन नंबर 1, due to Forest Act, the major portion of the forest which is called reserved forest banned for entry, like tribals as well as smelters banned to enter। Second reason क्या था भाई, कि the tax, the high tax which imposed on like over the smelters and the furnaces who use the मतलब you can say forest area for collecting charcoal and iron and all that। And the third reason, market is now filled with the British imported iron, so that is also a kind of competition created in market। So ये तीन कारण है बाबू डिक्लाइन होने का, किस चीज का, इंडियन आयरन एंड स्टील, जिसको वुड स्टील बोलेंगे, उसका दिमाग में बैठा लो। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी भी नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट करो, देखूंगा कैसे क्लियर हो सकता है। नाउ this topic is about iron and steel factories come up in India। Here we will read about mainly the TISCO। हम यहाँ पे TISCO के बारे में पढ़ेंगे। तो एक काम करते, पहले मैं आपको TISCO का एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि TISCO का ओवरऑल ओरिजिन कैसे हुआ एंड व्हाट इज एग्जैक्टली द सेंस, ठीक है ना, TISCO के आने की पूरी स्टोरी एंड हाउ TISCO बिकम सो पॉपुलर। चलो फटाफट से टिस्को के बारे में कुछ जानते हैं फैक्ट्स, फिर आगे आपको चैप्टर में मैं लिए चलता हूं। देखो टिस्को फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, पूरा नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब इसको टाटा स्टील बुलाते हैं, सिर्फ टाटा स्टील बुलाते हैं। अब जब बना था तब इसका नाम टिस्को था, पूरा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। चलो, सपना किसका, कंपनी किसने फॉर्म की, तो याद रखना जमशेद जी टाटा ने 1868, मैं पहला नंबर बता रहा हूं, 1868 1868, 29 साल का 29 ईयर्स का नौजवान लड़का, 29 साल का नौजवान लड़का एक पारसी फैमिली से, जी हां बच्चों, ही बिलोंग्स टू अ पारसी फैमिली, एक पारसी परिवार का 29 साल का बच्चा, पहली बार, जिसका नाम था जमशेद,
जमशेद जी टाटा, है ना, उसने बोला कि भाई मैं अपनी कंपनी शुरू करूंगा और अपनी पहली क्या की उसने, टेक्सटाइल की, ठीक है, याद रखना, टेक्सटाइल की ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग यानी कि व्यापार करने वाली टेक्सटाइल की ट्रेडिंग कंपनी शुरू कर दी 21,000 रुपए के पूंजी से। उस समय में बहुत बड़ी रकम होती थी, तो 21,000 रुपए लगा के उन्होंने अपना पहला धंधा स्टार्ट किया 1868 में। दूसरा 1874 कारवा जब आगे बढ़ा तो 1874 में मुंबई की जगह, देखो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, मुंबई ऑन दैट टाइम जिसको हम लोग बॉम्बे बोलते थे उस समय, बॉम्बे वाज अ हब फॉर टेक्सटाइल, बट उन्होंने बॉम्बे को छोड़ा और बॉम्बे की जगह नागपुर को चुना और नागपुर में क्या डाल दिया, कॉटन मिल डाल दिया, ठीक है, यानी कि टेक्सटाइल मिल डाल दिया, ठीक है, टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल मिल डाल दिया नागपुर में, ठीक है, और दैट वाज द फेमस एम्प्रेस मिल, एम्प्रेस मिल, ठीक है, वो थी, याद रहेगा ना एम्प्रेस मिल। इस तरीके से इन दोनों कारनामों को करने के बाद ओवरऑल वो आगे अपनी इस जर्नी को पूरा नहीं कर पाए। रीजन क्या था कि इन सभी के साथ समय बीतता गया, ही वॉज स्टार्टेड गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर एंड ओल्डर, और कुछ जो सपने थे उनके, एक 5 स्टार वर्ल्ड लेवल का होटल बनाने का, जिसको हम लोग आज ताज होटल के नाम से जानते हैं, वो भी टाटा ग्रुप की है, एक मेडिकल कॉलेज देने का, एक यूनिवर्सिटी देने का, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी आयरन एंड स्टील कंपनी स्टार्ट करने का, ये सपने उनके बाद उनके बेटे लोग पूरा करेंगे। थोड़ा सा जानेंगे उनके बारे में भी फटाफट। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं टिस्को के बारे में। अब ये जो टिस्को है ना भाई साहब, हुआ यूं कि इनकी स्टोरी शुरू होती है 1901-2 से। देखो 1902 में दो लोग थे, दारोबजी टाटा, ठीक है, एंड मिस्टर वेल्ड, दो लोग, दारोबजी टाटा एंड वेल्ड, ये दो लोग क्या करते हैं, आयरन एंड स्टील की खोज में निकल पड़ते हैं, है ना। इंडिया के सारे इलाकों में, स्पेशली ये जो इलाका होता है वो डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा था, जिसकी तलाश में जिस जगह पे उन्होंने खोजना स्टार्ट किया, बिकॉज डेक्कन प्लेट्यू इज फेमस फॉर इट्स मिनरल कंपोजिशन, सो दे स्टार्टेड सर्चिंग। वन डे व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, दे सॉ सम अगाड़िया, ये सारी बातें आपको बुक में लिखी हुई मिल जाएंगी। देखो ऐसा कुछ नहीं कि मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं या फिर मैं अलग से कुछ बोल रहा हूं आपको, देख लो यहीं पे, मैं पहले हल्का सा बता दूंगा आपको कि दे वर ट्रैवलिंग, द चार्ल्स वेल्ड एंड दारोबजी टाटा, they were traveling in the Chhattisgarh in the search of iron deposit. They had spent many months, है ना, and finally what happened, Jamshedji Tata had decided to spend a large part of his fortune to build a big iron and steel industry in India, ठीक है। अब क्या होता है, one day after traveling for many hours उनको क्या दिखा, एक गांव दिखा, स्मॉल विलेज दिखा, जिसमें कौन रहते थे, पीपल वर कॉल्ड द अगाड़ियाज रहते थे। भैया ये अगाड़िया कौन होता है, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हु वर अगाड़ियाज, तो याद रख लेना कि अगाड़ियाज आर द ग्रुप ऑफ स्मेल्टर्स, ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन होगा, एक नंबर का आंसर, वन लाइनर। हु आर अगाड़ियाज, अगाड़ियाज आर द ट्रेन्ड कम्युनिटी ऑफ स्मेल्टर्स, ठीक है। चलो, व्हेन आस्क्ड वेयर दे हैड फाउंड द आयरन ओर, they just pointed towards a hill। वो हिल कौन सी थी, तो वो थी राजहारा हिल, दिमाग में रखना, राजहारा हिल थी, और उस राजहारा हिल पे वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट क्या मिला, आयरन डिपॉजिट मिला। फिर देखो आगे जैसे ही बढ़ोगे ना, एक क्वेश्चन और मिलेगा, ध्यान दो बच्चों, ध्यान देते रहना, और अगर लगे कि कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लेना, है ना, कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। चलो अब देखो, इस पैराग्राफ को जब आप रीड करोगे तो एक क्वेश्चन बनेगा कि वाई दे लेफ्ट द प्लेस लाइक द राजहारा हिल्स, ठीक है, राजहारा हिल्स को उन्होंने क्यों छोड़ दिया, आखिर उसको क्यों ड्रॉप कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इतना अच्छा फाइनेंस और था बट क्यों ड्रॉप किया, तो देखो आंसर दिया हुआ है,
but there was a problem. The region was dry and water necessary for running the factory was not be found nearby. दिमाग में रख लेना अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि why they left the place. कौन सा place? The Rajhara Hills, which they earlier first time they observed as a iron ore for their factory. ठीक है. Finally, a few years later, ये लेटर कौन सा साल है बाबू? दिमाग में रखना 1907. ठीक है, 1907 का ईयर है ये. 1907 में है ना, a large area of forest was cleared on the banks of river सुवर्णखा. ठीक है, ये सुवर्णखा कौन सा एरिया है? इसी को हम लोग आज झारखंड बुलाते हैं. ठीक है, याद रखना झारखंड. और झारखंड का कौन सा इलाका जिसको हम लोग आज टाटा नगर या जमशेदपुर भी बोलते हैं? दिमाग में रख लो. वो एक क्या था? फॉरेस्ट एरिया था जिसको क्लियर करवाया है ना दरोब टाटा ने, और वहां पे एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप की स्टैब्लिशमेंट की, और उस इंडस्ट्रियल टाउनशिप ने 1912 से अपना प्रोडक्शन देना शुरू हुआ. तो यहां दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी मत सोचना कि 1912 का मतलब है कि उस फैक्ट्री 1912 में लगी थी. नहीं, ठीक है बच्चों, 1912 में फैक्ट्री नहीं लगी थी. फैक्ट्री लगा था 1907 में. अगर मैं डेट और मंथ की बात करूं तो 25 अगस्त 25 अगस्त, ठीक है, दिमाग में डाल लो, 25 अगस्त 1907 फैक्ट्री लगाई गई. फैक्ट्री का काम कंप्लीट हुआ 5 सालों में, और 1912 में फैक्ट्री ने क्या देना शुरू किया? अपना प्रोडक्शन देना शुरू किया. ठीक है, दिमाग में रहेगा. चलो बहुत बढ़िया. ठीक है, अब आ जाते हैं चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे ओवरऑल. ठीक है, क्वेश्चन का चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा. 2 क्वेश्चंस बच गए अब मोस्ट ओवर. पहले बात करेंगे सेकंड लास्ट की, फिर लास्ट की. चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा बाबू कि वाई इन द अर्ली ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन टिस्को was in loss. ठीक है, कि टिस्को के अर्ली यानी कि शुरुआती दिनों में टिस्को जब 1912 में प्रोडक्शन शुरू हुआ तो उस टाइम टिस्को की डिमांड क्यों नहीं थी? बहुत ज्यादा लोहा यानी कि टिस्को से निकलने वाला प्रोडक्शन क्यों नहीं सप्लाई हो रहा था? क्या कारण था इसका? आपको ऑलरेडी बता दिया था मैंने कि ब्रिटिश बिलीव that Indian iron is a bad quality iron, is not as good as the British iron steel, so they used to import. उस समय सबसे ज्यादा क्या काम हो रहा था? रेलवे का एक्सपेंशन. और उन दिनों जब रेलवे की एक्सपेंशन हो रही थी तो उस समय सबसे ज्यादा डिमांड थी आयरन एंड स्टील की वैगन्स के लिए, रेल बनाने के लिए. दिमाग में रखना, जिसको हम लोग देखते हैं ना गाड़ी जो दौड़ती है, ये जो पटरी होता है जिसके ऊपर लोहे की, जिसके ऊपर ट्रेन दौड़ती है, इसको ही रेल बोला जाता है, रेल. और इसके ऊपर दौड़ने वाली वैगन्स को गाड़ी, दोनों मिलके बनते हैं रेलगाड़ी. ठीक है, तो ये रेल लोहे की होती है, और इस रेल को बनाने के लिए जो आयरन होता था ना, ये आयरन कहां से लाते थे? वो लोग ब्रिटेन से लाते थे. ठीक है, अब प्रॉब्लम यही थी कि दिस वाज एग्जैक्टली इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन. So a huge number like Tisco was on that time supplying their iron and steel only to the local traders. ठीक है, लेकिन किस्मत बदला. क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो यही होगा कि भाई क्वेश्चन है आपका लास्ट, हाउ WW1 वर्ल्ड वॉर 1, यहां पे WW1 का मतलब वर्ल्ड वॉर 1, हाउ वर्ल्ड वॉर 1 क्रिएटेड या मेड, ठीक है, मेड अ फॉर्च्यून फॉर टिस्को. यानी कि टिस्को की किस्मत कैसे बदल दी, है ना? टिस्को की किस्मत कैसे बदल गई? किसकी वजह से? वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से. जल्दी समझ लेते हैं बच्चों इसको कि बाय द टाइम टिस्को वाज सेट अप द सिचुएशन वाज चेंजिंग. इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट. Steel produced in Britain now had to meet the demands of war in Europe. समझो,
अंग्रेजों के द्वारा पैदा किया जाने वाला, बनाया जाने वाला स्टील और आयरन जो था, अब उसकी जरूरत यूरोप में ज्यादा थी, वॉर में ज्यादा था, इन प्लेस ऑफ इंडिया। इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि इंडिया के मार्केट में ब्रिटिश आयरन की एंट्री बंद, इंडिया का मार्केट बिल्कुल ब्लैंक। रेलवे, ब्रिटिश रेलवे का एक्सपेंशन ऑनगोइंग चल रहा था, आयरन स्टील आना बंद, समझिए। और उस समय पूरे इंडिया में देयर इज अ सिंगल वन सच अ बिग सप्लायर, दैट वो इज टिस्को। ठीक है गाइस, यू कैन इजीली इमेजिन कि टिस्को एक सिंगल सप्लायर, सिंगल सच अ बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर था उस टाइम, एंड दिस इज द ओनली थिंग विच क्लिक्ड, विच वर्क एज अ फॉर्च्यून, किस्मत के दरवाजे खोल दिए। किसके लिए? टिस्को के लिए। तो वर्ल्ड वॉर 1 ने किस्मत के दरवाजे खोले। इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश स्टील इनटू इंडिया ड्रामेटिकली डिक्लाइंड, एंड टू मीट द रेलवे की जरूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को स्टार्टेड सप्लाइंग, है ना, दिस। और इस तरीके से 1919 वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होते होते colonial government was buying 90% of the steel manufactured by TISCO. TISCO यानी कि टाटा become the biggest steel industry within the British Empire. आप इतना समझ लो बच्चों कि जो ये थी टिस्को थी, वो उस समय एशिया की 1919 तक आते आते एशिया की सबसे बड़ी आयरन एंड स्टील एज वेल एज एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर चुकी थी अपने आप को एज ए इंडस्ट्री। So this was what exactly the story behind the TISCO and the expansion of the Indian market. World War I no doubt played a very good role, a very vital role, और इसका बेनिफिट पूरे इंडियन को मिला था। जो छोटे सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स स्मेल्टर्स थे ना, उनको भी टिस्को ने बहुत हेल्प किया था। देखो, राष्ट्रवाद की परिभाषा बहुत बड़ी है। हम लोग बोलते हैं ना कि वो देशभक्त है। एक बात दिमाग में रखना कि देशभक्त होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि बॉर्डर पे जाके गोली मारनी है और गोली खानी है, नहीं। देशभक्त का मतलब वो हर कोई होता है जो कि देश के अंदर रहते हुए देशवासियों की मदद करता है, देश के लोगों की मदद करता है। चाहे वो एक सैनिक हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, चाहे एक टीचर हो, एक डॉक्टर हो, यहां तक एक स्वीपर जो हमारे रोड को, हमारे घरों को साफ करता है ना, वो भी देशभक्त है। टाटा मतलब इंडस्ट्रियल के रूप में, इंडस्ट्रीज के रूप में, एक बिजनेसमैन के रूप में एक बहुत बड़ी देशभक्त है, एक बहुत बड़े देशभक्त है। टाटा ने ना सिर्फ अपना विकास किया, अपना डेवलपमेंट किया ड्यूरिंग दैट वर्ल्ड वॉर टाइम, ऑल्सो दे स्टार्ट गिविंग वर्क टू द स्मॉल स्मेल्टर्स। जी हाँ, जितने भी छोटे स्मॉल स्मेल्टर्स थे जिनका काम खत्म होने लगा था, उन सभी को टाटा ने काम देना शुरू किया, कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू किया। वो अपने लेवल पे बनाते और उसको प्रोड्यूस करके वो टाटा को सप्लाई करते। टाटा फिर उसको रिफाइन करके ब्रिटिशर्स को बेच देता। सो टाटा ऑन दैट टाइम नॉट ग्रो, not only like they are not grow singly, they collectively taken this and they growed the whole India, like they grew the whole India, at least of that sector. So this is what exactly the overall last point from this chapter. Hope chapter आपका clear हो गया होगा। and अगर कुछ लगे कि आपको डाउट है तो प्लीज पूछ लेना। मैं फटाफट से आपको जो क्वेश्चन आंसर्स है उसकी तरफ ध्यान दे देता हूं थोड़ा सा। यहां पे सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप? तो दिमाग में रखना कि मार्केट में कॉटन क्लॉथ जो इंडिया के थे उनकी डिमांड थी, छिंट की डिमांड थी, लाइक द यू कैन से पैच, है ना, डिजाइनर क्लॉथ्स, स्पेशली द डॉटेड क्लॉथ्स, ठीक है, इनकी डिमांड थी प्रिंटेड। व्हाट इज जामदानी? तो जामदानी इज अ काइंड ऑफ ओढ़नी। जामदानी एक ओढ़नी है जिसमें क्या होता था, कॉटन में जो गोल्ड के वायर्स यानी कि सोने के तार का इस्तेमाल करते थे, दोनों को जोड़ के और फिर कपड़े का एक क्लॉथ का पीस बनाया जाता था, ठीक है। तो दैट इज व्हाट जामदानी कॉल्ड, ठीक है। व्हाट इज बांधना? एनी काइंड ऑफ क्लॉथ विच यू कैन टाई as in muffler, as in stall, that is called bandhana.
हु आर अगारियाज, मैंने पहले ही बता दिया, दे आर द ग्रुप या द कम्युनिटी ऑफ स्मेल्टर्स, ट्रेन्ड स्मेल्टर्स। ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसको खुद बनाओ, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स बताने की चीज नहीं होती, इतना तो कर ही सकते हो। और मैं कहूंगा कि इन फिल इन द ब्लैंक्स तीनों के आंसर कमेंट सेक्शन में डालो, पता चले कि कितने लोग वीडियो देखे हो और कितने लोग कुछ सीखे हो अभी तक। ठीक है, चलो नंबर 6 की बात करते हैं। हाउ डू द नेम्स ऑफ द डिफरेंट टेक्सटाइल टेल्स अस अबाउट देयर इन हिस्ट्री। ऑलरेडी मैंने समझाया है पार्ट 1 में, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ देख लो पार्ट 1। क्या है भाई पार्ट 1 में? पार्ट 1 में क्लियरली ये मेंशन है कि हिस्ट्री कौन, लाइक छिंट, बांधना, है ना, ये ऐसे वर्ड्स थे जिनकी वजह से इंडियन कॉटन डिफाइंड हुआ और उनके अलग अलग क्वालिटीज आई। इनके बारे में डिटेल में लिखना है। व्हाई डिड द वुड एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स इन इंग्लैंड प्रोटेस्टेड। यहां पे कैलिको एक्ट के बारे में लिख देना, कैलिको एक्ट समझाया हुआ है, कैलिको एक्ट के बारे में लिखना क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड। क्या लिखोगे नंबर 8 में? नंबर 8 में लिखना है तुम्हें कि नंबर 1, when the British just applied या they just introduced the Calico Act, dramatically import stopped। ठीक है, लाइक इंडिया का कपड़ा वहां जाना बंद हो गया, पहला बात। दूसरा बात कि when the Indian market filled with the British cloths, जब उनके कपड़ों से हमारा मार्केट भरा तो हमारे यहाँ के जो टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे, वीवर्स थे, उनका काम बंद हो गया। तो ये दूसरा रीजन हो जाएगा। तीसरा, व्हाई डिड, मतलब 9th नंबर, व्हाई डिड द इंडियन आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री डिक्लाइन। अभी अभी मैंने समझाया है तो मैं बहुत ज्यादा नहीं लूंगा कि भैया इंडियन आयरन स्मेल्टिंग जो है इंडस्ट्री क्यों गिरने लगी, क्यों डिक्लाइन हुआ। तो इसके रीजंस आपको मैंने बताए हैं, आप वहां फोकस करोगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो और दोबारा देख लो, सुन लो मतलब। हाउ, ये हो गया 9 नंबर हो गया। 10 नंबर, what problems did the Indian textile industry face in the early years of its development। देखो सेम आंसर है एग्जैक्टली। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम क्या है कि दे हैव टू नाउ फेस अ कंपटीशन विद द ब्रिटिश क्लॉथ्स, द यूरोपियन क्लॉथ्स, a kind of high taxes imposed over them। ठीक है, तो टैक्स और कंपटीशन, इन दोनों को बेस बना के इसका आंसर आप लिखो। नंबर 11, व्हाट हेल्प इसको। अभी अभी मैंने बताया WW1 है ना, ने हेल्प किया। कैसे हेल्प किया? जस्ट वीडियो को थोड़ा रिमाइंड करो, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और इसका आंसर लिख दो। कहां से मैंने इसका आंसर बताया वो भी मैंने टिक किया था, तो आप वहां से आंसर भी लेके पिक करके लिख सकते हो अपने क्वेश्चंस को। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर दिस एंड बहुत जल्द अपना ऐप आ रहा है, तो तैयार हो जाओ रेगुलर क्लास करने के लिए। इंटरेस्टेड बच्चों रेगुलर क्लास करेंगे, जम के पढ़ाई करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे, और जुड़े रहिए ज्ञान बाई सौमेन झा के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ ऐसी ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक इंफॉर्मेशंस और जानकारियों के लिए, है ना। तब तक के लिए टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।